हेलो एवरीवन। इस वीक के संडे करंट बॉक्स के अंदर हम लोग 25 करंट अफेयर्स को देखेंगे, जहां से सवाल आने के पूरे चांसेस है। सबसे पहले लद्दाख, एक खूबसूरत शहर। 100% वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज का 100% वैक्सीनेशन 18 से लेके 44 ईयर के बीच में डन हो चुका है। पहला ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे ये चीज़ हुई है। और यही नहीं, जो टूरिस्ट भी जा रहे थे ना, उन लोगों का भी फर्स्ट डोज का जो वैक्सीनेशन है वो करवा दिया गया है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। दूसरा, नेशनल के अंदर क्या है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 योगी सरकार ने पास कर दिया है। अब हम दो और हमारे दो के कॉन्सेप्ट पे चीज़ें चलेंगी। हम दो और हमारे दो अगर नहीं हुआ, दो से अधिक बच्चे हुए, तो सरकारी नौकरी के वैकेंसी में कोई आवेदन भी नहीं भर सकता, कोई वीडियो एसडीएम भी नहीं बन सकता, और जो स्थानीय निकाय का चुनाव है वहाँ पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब और ये भी कहा गया है कि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी लाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो सब समाप्त कर दिया जाएगा। 19 जुलाई का डेट दिया गया है पब्लिक के ओपिनियन के लिए, बट ये तो मायने रखता नहीं है। सरकार को जो मन करेगा वही करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये है कि ये 1 साल के बाद लागू होगा। 1 साल के बाद लागू होगा। इसके लिए एक पॉपुलेशन फंड भी गठित किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी आगे फॉर्म भरेंगे या जो भी चीज़ें होंगी उसमें ये लिखा होगा। मान लो तो बहुत आदमी तो अनमैरिड ही होता है जिसका सिलेक्शन होता है, तो ये लिखा होगा कि आगे 2 पर आप ध्यान दोगे। अगर 2 पे ध्यान नहीं दिए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये 2 फैक्ट है जो नेशनल है। उसके बाद इंटरनेशनल, शेर बहादुर देवबा, इनके बारे में जानिए। ये पीएम बने हैं कहाँ के? नेपाल के पीएम बने हैं, नेपाल के। और वहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो इन्होंने पीएम इनको बनाया है। 5वीं बार ये खुद ही पीएम बन गए हैं। एक्चुअली अभी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ की थी उसके डांट डपट के बाद। और इसके पहले 4 बार ये ऑलरेडी बन चुके हैं, और ये 5वीं बार है जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे। देवबा जो हैं वो 4 मंत्रियों के साथ शपथ लिए हैं। और इनको अभी विश्वास मत हासिल करना होगा। कॉन्फिडेंस जो है वो हाउस का जीतना पड़ेगा। इसके पहले सितंबर 1905 से 1907 के बीच, जुलाई 2001 से 2002 के बीच, फिर 2004 से 2005 के बीच, और तो 2017 से 18 के बीच ये ऑलरेडी पीएम रह चुके हैं। कुछ आर्थिक करंट अफेयर्स, इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंस बढ़ गया है, यानी महंगाई भत्ता बढ़ गई है। कितना? पहले 17% थी, अब बढ़ के 28% हो गई है। तो महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई 2021 से इसको लागू किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है कि 28% जो है वो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। और महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया है वो केंद्रीय मंत्री ने ये भी बोला कि कोविड महामारी के कारण रोक लगाई गई थी, अब ये हो गया जो भी होना था। तो अब इनकी महंगाई भत्ता जो बढ़ा दी गई है, इसके अंदर इसमें फ़ायदा कितनों को होगा? 48.34 लाख कर्मचारियों को इसको लेकर फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा जो पेंशन वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो अलाउंस बढ़ के 28% हो गया है। क्रिप्टो करेंसी बिल, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले आरबीआई का आदेश था कि जो कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन नहीं करेगी, इसको हटा दिया जाएगा। और अब क्रिप्टो करेंसी भारत के अंदर एक्सचेंज के रूप में काम आए, उसका विनिमय हो सके, इसके लिए इसको लाने की बात की गई है। हाँ, लेकिन जो
प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होगी, निजी क्रिप्टो करेंसी होगी, उस पर अभी भी बैन होगा, बल्कि ऑफिशियल जो क्रिप्टो करेंसी आएगी उसी के अंदर लेन देन किया जाएगा। तो पहले रिजर्व बैंक ने सुविधा नहीं दिया था, 2018 में सर्कुलर जारी किया था रिजर्व बैंक ने, और सीधा सीधा बैंकों को बोला था कि आप क्रिप्टो करेंसी के में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हटा दिया जाएगा। अभी क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो 2021 का डाटा है ब्लॉकचेन डाटा कंपनी चैनालिसिस के द्वारा। चैनालिसिस ने जो डाटा दिया है उस डाटा के अकॉर्डिंग भारत 241 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट लाभ के हिसाब से 18वें स्थान पे है। तो भारत का पोजीशन अच्छा खासा है, तो इसको लेकर जो सरकार है वो छूट देने पे बात कर रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये जो भीम यूपीआई है ये भूटान में भी लॉन्च हो गया है। तो भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान की वित्त मंत्री लेओनपे नमगे शेरिंग ने 12 जुलाई 2021 को भूटान के अंदर भी इसको लॉन्च कर दिया है। लगभग 2 लाख से अधिक लोग भूटान घूमने जाते हैं, तो अब इस ऐप का वो वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे, कोई भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो ये जो भूटान है क्यूआर कोड अपनाने हेतु इसको मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इससे जो भी वहाँ जाएंगे उनको फ़ायदा होगा, और ये पहला पड़ोसी देश है जो भीम ऐप के माध्यम से भुगतान स्वीकार करेगा। इसके पहले ट्रेड के पर्पस से, व्यापार के पर्पस से भीम यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला पहला देश सिंगापुर है, और ये भूटान उस हिसाब से दूसरा हो गया, वैसे पड़ोसी देश में पहला है। तो सिंगापुर ऑलरेडी कर रहा है, भूटान भी अब इसके अंदर आ गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो रुपे कार्ड था उसको भी 2019 में भूटान में स्टार्ट कर दिया गया था, और इसका जो सेकेंड स्टेज है वो नवंबर 2020 में स्टार्ट हो गया था। तो रुपे कार्ड भी चल रहा है, भीम यूपीआई भी वहाँ पे हो गया। तो अब जो भी टूरिज्म के हिसाब से वहाँ पे जाएंगे टूर करने के लिए, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ये हिमालय याक, ये जो हिमालय का याक है, अब इसकी भी बीमा होगी। ये बड़ा ही कमाल का है। यहाँ पे देखिए अनाज निकल रहा है, ये एक्चुअली एटीएम है। इसके अंदर कार्ड स्वाइप कीजिएगा, अपना इंफॉर्मेशन दीजिएगा, जितना अनाज देना होगा एक आदमी को उतना अनाज यहाँ से निकल जाएगा। इसको ग्रेन एटीएम कहते हैं। इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा के गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव पहले कहा जाता था, गुरुग्राम में इसको स्टार्ट किया गया है। 5 से 7 मिनट के अंदर 70 केजी के आसपास अनाज ये दे सकती है। अब इन्होंने इसको इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी, लोग कार्ड स्वाइप करेंगे और उनको सही वजन में अनाज मिल जाएगा, लाइन लगने की ज़रूरत होगी नहीं, बिल्कुल एटीएम की तरह काम करेगा। जब लेना है आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो फिट करना होगा। यहाँ पे अभी ध्यान रखिएगा, 3 ही तरह का अनाज मिलेगा, पहला गेहूँ, दूसरा चावल और तीसरा बाजरा। तो यही 3 मिलेगा, ये 3 आप यहाँ से ले सकते हैं। इस सप्ताह के फेमस पर्सनालिटी को देख लेते हैं। सबसे पहले यशपाल शर्मा, बल्लेबाज हैं, इनके इमेज को ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और 1983 में जो वर्ल्ड कप जीती थी भारत, उसके अंदर भी ये थे। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। इनके साथ एक कमाल का रिकॉर्ड है कि वनडे मैच में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए हैं। लुधियाना में इनका जन्म हुआ था, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका डेथ हो गया है।
ये फैक्ट एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरिसा, इसका नाम है सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला एक्चुअली भारतीय मूल की हैं, ये ध्यान रखना, भारतीय मूल की हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो भारतीय मूल की हैं। और ये दूसरी महिला हैं जो भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई है। एक्चुअली अरबपति सर रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में ये अंतरिक्ष में गई थी। यहाँ पे 6 चालक दल था, उनमें से ये एक थी। इसके पहले कल्पना चावला 2003 में जा चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया था। ये 34 ईयर की हैं, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, और ये अभी इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। और आंध्र प्रदेश के भी गुंटूर जिले के तेनाली में इनका जन्म हुआ था, बट अब ये अमेरिकन हैं, यानी इंडो अमेरिकन हो गई है, एनआरआई इंडो अमेरिकन हो गई है, भारतीय मूल की रही, इंडियन ओरिजिन इसका है बस, और अमेरिका के ह्यूस्टन में ये पली बड़ी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और एक 2-3 फैक्ट और है। एक्चुअली ये जिस मिशन में गई थी उसका नाम है यूनिटी 22 मिशन। यूनिटी 22 मिशन यह वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन के साथ थी। यूनिटी 22 मिशन इसको कहा गया है, और इसके अंदर वो जो 6 चालक दल थे उनमें से ये एक थी, 6 में से एक थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्म ली दूसरी महिला है। वैसे बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली चौथी भारतीय भी हो गई हैं। चौथी भारतीय इसलिए कि इसके पहले राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये तीनों वहाँ पे जा चुके हैं। इसके अलावा एक फैक्ट अभी और देखेंगे कि रिचर्ड ब्रैंसन जो हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति भी बन गए हैं। तो ये आप सिरसा बांदला जो अभी इंडियन ओरिजिन की है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्म हुआ है, अमेरिका में रहती हैं, दूसरी इंडियन ओरिजिन की महिला है जो वहाँ गई हैं। बस ये फैक्ट है। यहाँ हंसता मुस्कुराता पीयूष गोयल का चेहरा, अभी ये नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं, और इनको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई है। इनको राज्यसभा के सदन का नेता बना दिया गया है। इसके पहले जो राज्यसभा में थे सदन के नेता, उनका नाम है थावरचंद गहलोत, थावरचंद साहब थे, लेकिन उनको अब राज्यपाल बना दिया गया है। कहाँ का? कर्नाटक का। तो याद रखिएगा, कर्नाटक का बना दिया गया, उस समय से पोस्ट खाली था, तो पीयूष गोयल को ये पोस्ट दे दी गई। अभी इनके पास ही, पीयूष गोयल के पास अभी कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मंत्रालय, यानी मोदी जी के कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्रालय इन्हीं के पास है, और अब इनको राज्यसभा के सदन का नेता बना दिया। सदन के नेता बनाने का मतलब ये है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका जवाब देने का। इनका चेहरा कोई नहीं भूल सकता। दानिश सिद्दीकी नाम है, बहुत पहले से ही ये काफ़ी फेमस हैं। इंटरनेशनल समाचार एजेंसी राइटर्स के साथ पहले भी जुड़े हुए थे। पुलित्जर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। एक्चुअली अभी 16 जुलाई को, अभी की घटना है, 16 जुलाई को अफगानिस्तान में इनके डेथ हो गई। ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और अफगानिस्तान में जब हिंसा कवरेज हो रहा था वहाँ पर थे। रियलिस्टिक फ़ोटो लेने के लिए ये जाने जाते हैं। उस समय एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या दिक्कतें होती, ये फ़ोटो एकदम से ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं ना, वो ये किया करते थे। और इनका 13 जुलाई को भी इनके ऊपर हमला हुआ था, जिसमें ये बच गए थे, लेकिन फाइनली 16 तारीख को इनकी डेथ हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इनको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है, ये याद रखिएगा। राइटर्स के साथ जुड़े हुए थे, तालिबान में ये वहाँ पे थे। चलिए, रिचर्ड ब्रैंसन बहुत अरबपति इंसान है, पहले अरबपति हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भरे हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति हैं। ब्रिटिश के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इन ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश अरबपति हैं। और ब्रिटिश अरबपति हैं, वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा विकसित अंतरिक्ष विमान में ये उड़ान भरे थे। उसी में जो इंडियन थी वो भी उड़ान भरी थी।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि लाइफ टाइम अनुभव था, कुछ समय के लिए इन्होंने वही जीरो ग्रेविटी को भी फील किया था, और तो इसके कारण इनको अच्छा भी लगा था, और ये पहले हैं अरबपति जिन्होंने ये काम किया है। भारत का पहला क्रिप्टो गैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है अनूप नौटियाल के द्वारा। तो अनूप नौटियाल ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के देहरादून के डिस्ट्रिक्ट में देवबन में। ये यहाँ पे ये भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक जो गार्डन है वो है यहाँ पे। फर्न, फंगस, एल्गे यानी कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, लाइकेन, इन सब की लगभग 50 प्रजाति है जो यहाँ पे है। ये 9000 फीट ऊंचाई पे स्थित है देवबंद का ये पार्क। देखो, क्रिप्टो गेम्स जो होता है ना, उसके अंदर गैर बीज पैदा, इट मीन्स कि बिना फूल वाले पौधे होते हैं, और इनको जीने के लिए एकदम से ह्यूमिडिटी, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी, एकदम से वेट जो नम प्रदेश है ना, उसकी ज़रूरत होती है। इसके अंदर फर्न, कबक, शैवाल, ब्रायोफाइट, मॉस, लाइकेन, ये सब आता है। ब्रायोफाइट क्या होता है? शैवाल के बारे में तो जानते हैं। ब्रायोफाइट क्या होता है? ये प्राचीन भूमि के पौधे हैं जो वायु प्रदूषण को बताते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता करते हैं। लाइकेन 2 अलग अलग जीव, शैवाल और कवक से मिलके बना होता है। तो ये है क्रिप्टो गार्डन। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक तो इससे रिलेटेड रिसर्च को बढ़ाना, और दूसरा लोगों के अंदर भी इसको लेकर जागरूकता पैदा करना। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम अब 2021 में नहीं होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम अब 2021 में नहीं होगा। उसका कारण है अब 2022 में होगा। हरियाणा सरकार ने इसका फैसला लिया है, क्योंकि हरियाणा में ही होने वाला था, नवंबर में होने वाला था। इसके अंदर 18 साल से कम उम्र के यानी अंडर 18 की ये प्रतियोगिता है, और अंडर 18 वाले को अभी वैक्सीन मिली नहीं है, तो कोई भी रिस्क नहीं उठाने के कारण इस गेम को अभी रोक दिया गया है। इस गेम का शुभंकर तो तय कर लिया गया है, जिसका नाम है धाकड़ शुभंकर है, ये तय कर लिया गया है, बट अभी भी जर्सी और लोगो तैयार नहीं किया गया है। तो इसके कारण ये गेम अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये गेम एक्चुअली 21 से 30 नवंबर के बीच 5 जगह पे, पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली, यहाँ के 5 जगह पे ये होना था, चंडीगढ़। तो लेकिन अब नहीं होगा, अब ये बाद में होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इमेज याद होगा जब इन्होंने कोको कोला की बोतल हटाई थी, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिल गया फिर से। इन्होंने पुर्तगाल के कप्तान हैं और सबसे अच्छे खिलाड़ी में फुटबॉलर हैं ये। इनके टॉप स्कोर के कारण इनको ये मिला है। और हुआ क्या कि 5 गोल इन्होंने भी किया। इन्होंने 5 गोल दागे 4 मैच में, और चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक ने भी 5 गोल दागे हैं। लेकिन तब भी रोनाल्डो को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया कि गोल करने में टाई हो गया था, तो गोल करने में मदद के आधार पे इनको ये प्राइज़ दिया गया था। तो इसीलिए इनको फिर से गोल्डन बूट का प्राइज़ मिल गया। भारत BWF बैडमिंटन, विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है अब भारत करेगा। ये फाइनल हो गया है। चीन को BWF सुदीर्मन कप फाइनल 2023 में होगा, इसका मेजबानी मिला है। तो 2023 में जो सुदीर्मन कप है उसका फाइनल उस कप का फाइनल की मेजबानी चाइना को मिली है, और सुझोऊ शहर में वो होगा। और इसके अलावा 2021 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी चाइना करने वाला था, लेकिन आपको पता है कि कोविड हो गया, तो अब 2023 में सुझोऊ जो है इसकी मेजबानी करेगा, और भारत को 2026 के लिए कहा गया है। दूसरी बार है, ध्यान रखिएगा, ये दूसरा बार है, पहली बार नहीं है। ये दूसरी बार है जब भारत को मेजबानी मिलेगी। 2009 में भारत ऑलरेडी मेजबानी कर चुका है।
और कर चुका है। और ये जो है ना बैडमिंटन के क्षेत्र में सबसे रेपुटेटेड टूर्नामेंट है। ये व्यक्तिगत टूर्नामेंट होता है, 5 इवेंट होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। और पीवी सिंधु वर्तमान में महिला एकल की विश्व चैंपियन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर देखते हैं आगे टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ये भी तो पोस्टपोन्ड हो ही गया था, 2020 वाला है। अब यहाँ पे क्या है कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो उसके लिए 11 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रेगुलेशन जारी किया गया है। जारी इसलिए किया गया है कि टोक्यो का जो टूर्नामेंट है वो एटलीस्ट हो जाए। यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि कोई भी टीम कोविड-19 या कोई भी खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको अयोग्य घोषित नहीं करेंगे, बल्कि उसको डिड नॉट स्टार्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि भाग लेने में समर्थ नहीं है कोविड-19 के कारण, तो उसको उस श्रेणी में रखा जाएगा। एथलीट जो भी होंगे उनका डेली टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये भी है। तो इस तरह से कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है यहाँ पे कर दिया गया है। और इसके अंदर भारत को चांस है कि कुश्ती, हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल इन सब में भारत को जीत मिलेगी। चलो, क्रिस गेल ने T20 में तो रिकॉर्ड बनाते ही रहते हैं। T20 में एक और रिकॉर्ड बना लिया कि उन्होंने 14,000 रन बना दिया। 14,000 रन बनाने वाले क्रिस गेल पहले खिलाड़ी हैं। तो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 14,000 रन बनाया है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के ही किरोन पोलार्ड जो है 10,836 रन बनाए हैं, दूसरे पोजीशन पे हैं। पाकिस्तान के शोएब मलिक तीसरे स्थान पर हैं। डेविड वार्नर चौथे स्थान पे हैं। और हमारे विराट कोहली साहब 5वें स्थान पे हैं। विराट कोहली साहब 9,922 रन टोटल अभी बनाए हैं। तो क्रिस गेल ने बहुत अच्छा खासा गैप क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है एशले बार्टी एक्चुअली पहले क्रिकेट खेला करती थी। क्रिकेट के अंदर जब काम नहीं बना तो ये फिर से ग्रैंड स्लैम खेलने आ गई। और इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर ग्रैंड स्लैम जो विंबलडन का था उसको जीत लिया। ये उनके कैरियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इसके पहले 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन को भी जीता था। तो फ्रेंच ओपन भी जीता, अभी विंबलडन भी जीत लिया। इसके पहले वो क्रिकेट खेला करती थी बट वहाँ बात नहीं बना, तो फिर ये यहाँ आके मैच खेलने लगी। एक्चुअली क्रिकेट में उन्होंने महिला बिग बैश लीग के टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था, लेकिन 9 मैच में केवल 68 रन बनाए तो उनको लगा कि क्रिकेट इनके लिए नहीं है, तो इन्होंने इसको छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गए। अब ये जो शख्स है इनका नाम है समीर बनर्जी। ये इंडियन अमेरिकन है और इन्होंने भी इतिहास रच दिया है। समीर बनर्जी ने 1 घंटा 22 मिनट में ही इन्होंने अमेरिका के ही विक्टर लिलोव को हरा दिया। और इसके साथ ही समीर ने खुद को रोजर फेडरर, गेल मोरफिल्स, स्टीवर एडवर्ड इन सब के श्रेणी में ये लेके आ गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये एक्चुअली रिकॉर्ड, इसके पहले यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूकी भांबड़ी। तो यूकी ने भी 2019 में जूनियर एकल खिताब जीता था। जूनियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले आखिरी भारतीय थी। फिर उसके बाद हरियाणा के रहने वाले सुमीत नांगल ने 2015 में वियतनाम के ली हुआंग को हराकर विंबलडन बॉयज़ डबल्स जीता था। उसके पहले बहुत पहले की कहानी है, 1954 में रामनाथ कृष्णन ने जीता था। तो इस तरह से एक सीक्वेंस है। तो ये जो हैं अभी समीर बनर्जी चर्चा में है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये नोवाक जोकोविक जो हैं इनको लेकर तो अभी इनको एक कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी पहले देखिए नोवाक जोकोविक ने क्या किया, इटली के माटेओ बेरेटिनी को हरा दिया और विंबलडन का जो पुरुष खिताब है, एकल खिताब, वो ये जीत गए। अब ये उनकी तीसरी ग्रैंड स्लैम है। अब इस जीत के साथ वो अब गोल्डन
स्लैम के पीछे पड़ गए हैं। एक चांसेस बनी है एक्चुअली किसी भी टेनिस खिलाड़ी के लिए गोल्डन स्लैम जीतना एक दुर्लभ उपलब्धि है। इसके लिए किसी भी खिलाड़ी कब वो जीत सकते हैं, कब वो इस दौर में आ सकते हैं, जब खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट को जीतता है। जो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उन सब को जीतता है और उसी कैलेंडर वर्ष में यानी उसी साल उनको ओलंपिक गोल्ड भी जीतना होता है। तो ये अगर होता है तभी वो गोल्डन स्लैम जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ग्रैंड स्लैम तो हर साल होता है, लेकिन हर साल होता है, ओलंपिक तो हर साल नहीं होता। ओलंपिक तो 4 साल में होता है। तो इस बार इनको ये मौका मिला है, लेकिन इनको उसके पहले इसके पहले जो है विंबलडन तो वो जीत ही चुके हैं। अब उनको टोक्यो में जो ओलंपिक होना है उसके अंदर भी इनको गोल्ड मेडल जीतना होगा, और उस गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो लास्ट बचता है यूएस ओपन, वो भी इनको जीतना होगा। तो नोवाक जोकोविक जो हैं एक अच्छे कंटेंटर हो गए हैं एक्चुअली। इनको अब जो लास्ट वाला यूएस है वो और टोक्यो ओलंपिक दोनों अगर जीतते हैं तो इनको गोल्डन स्लैम मिल जाएगा, जो एकदम से एक्सेप्शनल है। मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। एक्चुअली मलाला का जन्मदिन था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इसको मलाला दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉप 25 करंट अफेयर्स हो गया। सवाल यहीं कहीं से आएंगे, इसी तरह के करंट अफेयर्स हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। तो संडे करंट बॉक्स के अंदर इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा।